बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बेहद मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दारुल स्कूल्स सरगोधा की जानिब से आज के लेक्चर में आपको खुशामदीद कहती हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम मुताला पाकिस्तान पढ़ रहे हैं फॉर 10th क्लासेस, और इसका बाब नंबर 7 शुरू किए हुए हैं जिसका नाम है पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात, फॉरेन रिलेशंस ऑफ पाकिस्तान। और इसके हम जो टॉपिक देख चुके हैं उसमें पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के मकासद, पाकिस्तान के उसके हमसाया ममालिक से ताल्लुकात, मसला कश्मीर की इब्तदा और इर्तक़ा, OIC ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात, वस्ती एशियाई रियासतों के साथ पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात। और आज हम उसका जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है पाकिस्तान। इसका नाम है पाकिस्तान के सार्क ममालिक के साथ ताल्लुकात। सार्क का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सार्क स्टैंड्स फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये इसका लोगो बना हुआ है और ये इसके मेंबर कंट्रीज़ के फ्लैग्स आपको दिखाई दे रहे हैं। श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव, इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान। सार्क का देख लीजिए, ये इंग्लिश में तो आपने देख लिया कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, लेकिन उर्दू में इसको लिखा जाता है जनूबी एशिया के ममालिक की तंजीम बराए इलाकाई ताउन। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि सार्क किसका मुख़फ़्फ़फ़ है तो आपने इंग्लिश और उर्दू दोनों में ही लिखना है। और इसकी डेट नोट कर लीजिए। ये इसकी जो बुनियाद रखी गई थी वो 8 दिसंबर 1985 को रखी गई थी। 8 दिसंबर 1985। रुकन ममालिक के नाम पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान, अफ़गानिस्तान। अच्छा, एक और चीज़ जहन में रखिएगा कि जिस वक्त 1985 में इसकी बुनियाद रखी गई तो इसके जो टोटल रुकन ममालिक थे वो 7 थे, ये सातों, लेकिन इसमें 8वां रुकन मुल्क अफ़गानिस्तान शामिल हुआ 2007 में। अब इसके रुकन ममालिक की तादाद 8 है। मैप पे इन कंट्रीज़ की थोड़ी सी लोकेशन को चेक कर लेते हैं कि ये सेंटर में अगर आपको पाकिस्तान दिखाई दे रहा है, पाकिस्तान को अगर आप मरकज़ बनाते हैं तो पहले आप इसके जो बुनियादी 7 मेंबर्स हैं उनको अगर आप चेक कीजिए कि पाकिस्तान के बिल्कुल मशरिक़ में इंडिया ही के आप नॉर्थ में देखिए नेपाल के साथ ये भूटान, छोटा सा मुल्क है भूटान, और नेपाल के ये नीचे यहाँ पर आपको बांग्लादेश दिखाई दे रहा है। फिर आप इंडिया ही के साउथ में चले जाएं तो ये श्रीलंका और ये मालदीव। तो अगर आप इंडिया को मरकज़ मानकर उन 7 ममालिक को याद करते हैं तो इंडिया को मरकज़ मानकर पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव को याद करें। और फिर 8वां रुकन मुल्क जो सबसे आखिर में 2007 में इसमें एंटर हुआ अफ़गानिस्तान, उसको याद कर लें। स्कीम से आपको याद करना आसान हो जाएगा। अब स्क्रीन पर आपको नेपाल में इसका जो सेक्रेटेरिएट है खटमंडू में, नेपाल का कैपिटल सिटी है खटमंडू, वहाँ पर इसका ये सेक्रेटेरिएट बनाया गया है सार्क का। ये उसकी बिल्डिंग है, सार्क सेक्रेटेरिएट आपको लिखा दिखाई दे रहा होगा। ये इस वक्त सेक्रेटरी जनरल हैं सार्क के, इसाला वीराकोन, और ये 3 साल के लिए इलेक्ट हुए हैं। इनका ताल्लुक़ नेपाल से है। ये सारे आपको फ्लैग्स नज़र आ रहे हैं और दरमियान में सार्क का लोगो दिखाई दे रहा है। इनका नाम मैं एक दफ़ा और बोल देती हूँ, इसाला वीराकोन, और इनका ताल्लुक़ नेपाल से है। सार्क का क़याम देख लेते हैं किस तरह अमल में आया है। ज़ियाउर रहमान साहब हैं, आपको पिक दिखाई दे रही है स्क्रीन पर इस वक्त, और ये बांग्लादेश के साबिक़ वज़ीर आज़म हैं। 1980 में वज़ीर आज़म इलेक्ट हुए थे ये, और इन्होंने ही सार्क के क़याम का आइडिया पेश किया था कि चूँकि तमाम ममालिक जिसके रुकन ममालिक हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, तरक्की की राह पे चलने की कोशिश कर रहे थे, तो इन्होंने ये ख्याल पेश किया
कि सारे ममालिक ही मिलजुल कर तरक्की के ट्रैक पर दौड़ने की कोशिश करें ताकि मज़ीद एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग साबित हो सकें और एक दूसरे के लिए सपोर्टिव बन सकें और इलाके में एक मजबूत तंजीम के तौर पर उभरें। लेकिन बदकिस्मती से 1981 में इनका असैसिनेशन हुआ, इनका मर्डर हुआ और इनकी ज़िंदगी में साख का जो क़याम था अमल में ना आ सका। लेकिन इनकी डेथ के तकरीबन 4 साल बाद 1985 में साख की बुनियाद रखी गई थी। साथ साथ रीडिंग देख लेते हैं, और रीडिंग करने से पहले मैं आपको एज़ यूजुअल कहूँगी कि अपनी अपनी बुक का पेज नंबर 45 ओपन कीजिए और अपने पेंसिल्स पकड़ लीजिए ताकि आप जो भी अहम हेडिंग्स हैं या अहम बात कोई आप नोट करना चाहें तो वो साथ साथ आप नोट कर सकें। सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जनूबी एशिया के ममालिक की तंजीम बराए इलाकाई ताउन है, जिसके क़याम का ख्याल बांग्लादेश के साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब ज़ियाउर रहमान ने 1980 में पेश किया। लेकिन 1985 में इस तंजीम का क़याम अमल में आया। इस तंजीम का बुनियादी मकसद रुकन ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन को फ़रोग़ देना है। साक के मकासद देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ साक, किस वजह से इस तंजीम की बुनियाद रखी गई। इस तंजीम के अहम मकासद दर्ज झैल हैं। जनूबी एशिया के अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करना और इनके मयार ज़िंदगी को बेहतर बनाना। नंबर 2, रुकन ममालिक के दरमियान मुआशी, मुआशरती, सकाफ़ती, तकनीकी और साइंसी शोबों में बाहमी ताउन और मदद को फ़रोग़ देना। नंबर 3, जनूबी एशिया के ममालिक के दरमियान इज्तिमाई खुद इन्हसारी को बढ़ाना और मजबूत करना। ये 3 इसके बुनियादी तौर पर अहम मकासद हैं जिनके लिए इसकी बुनियाद अमल में रखी गई थी। मज़ीद देख लेते हैं कि ताउन के लिए किन शोबों का तयन किया गया था। साक के तहत तंजीम ने बाहमी ताउन के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ़ शोबों का तयन किया। टेली कम्यूनिकेशन, मेट्रोलॉजी, ट्रांसपोर्ट, जहाज़रानी, सयाहत, ज़रई तहकीक, साइंसी, तकनीकी और तालीमी शोबा वगैरह में ताउन को फ़रोग़ दिया गया। टेली कम्यूनिकेशन जो टेलीफ़ोन और मोबाइल्स वगैरह। मेट्रोलॉजी महकमा मौसमियात को कहते हैं कि आपके मुल्क से तूफ़ान गुजर चुका, अब अगले मुल्क की तरफ आना, क्योंकि ये सारे ममालिक जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली मौसमी सूरत हाल भी एक मुल्क के बाद दूसरे मुल्क में शिफ्ट होती है। तो मेट्रोलॉजी का डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट के आपस में इनका बाय रोड लिंक हो, जहाज़ यानी शिपिंग यानी समुंदर के ज़रिए लिंक, सयाहत, टूरिज़म, ज़रई तहकीक के ये चूँकि सारे ममालिक ज़रई हैं और ज़राअत का इन सबसे ही लिंक है तो ज़रई तहकीक के लिए साइंसी, तकनीकी और तालीमी शोबे, ये तमाम शोबे जो थे सेलेक्ट किए गए कि इन शोबों में ताउन किया जाएगा। आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि साक ममालिक कौन कौन से हैं, साक की बुनियाद कब रखी गई, या साक का आइडिया किसने पेश किया, या साक के ताउन के लिए किन शोबों का तयन किया गया। तो इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं। साक ममालिक के दरमियान कई तरह के समझौते किए गए और इलाकाई बुनियादों पर बहुत से फ़वाइद हासिल हुए। मसलन साक खेलों के इनेकाद के नतीजे में 8 ममालिक के खिलाड़ी हर साल इन खेलों में शिरकत करके बाहमी ताउन को फ़रोग़ दे रहे हैं। न्यूक्लियाई तनसीबात और फ़िज़ाई सर्विस के मुआहदे हुए। न्यूक्लियाई तनसीबात के एटॉमिक और फ़िज़ाई सर्विस के एयर सर्विस, ये जो हमारे एरोप्लेन्स आते जाते हैं एक दूसरे के ममालिक में, उसके बारे में बात की जा रही है। साक ममालिक के तहत अब हम दीगर ममालिक से पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप को चेक करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। और इस चीज़ को पढ़ने से पहले एक चीज़ को जहन में रखिएगा कि ये एक ओवरऑल क्वेश्चन भी है कि पाकिस्तान के साक ममालिक के साथ ताल्लुकात बयान कीजिए। उसमें आप पाकिस्तान के साक ममालिक के साथ सारे ही ताल्लुकात बयान करेंगे, लेकिन उसमें मकासद वगैरह नहीं लिखेंगे। लेकिन इसके अलावा भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है बोर्ड में किसी भी एक मुल्क के साथ कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात बयान कीजिए। अब से 2 या 3 साल कबल ये सवाल बोर्ड में आ भी चुका है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के अलावा पाकिस्तान और नेपाल के ताल्लुकात के बारे में सवाल आ सकता है। पाकिस्तान और श्रीलंका के ताल्लुकात पूछे जा सकते हैं। तो अलग अलग भी ये सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आपने इसको ओवरऑल बहुत अच्छे तरीके से याद करना है ताकि आप इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आएँ, MCQs आएँ, एज अ फुल फ्लेज लॉन्ग क्वेश्चन आए, ये किसी एक स्पेसिफिक मुल्क के साथ इसमें रिलेशनशिप पूछे जाएँ तो आपको याद हो। ये बांग्लादेश की इस वक्त की मौजूदा वज़ीर आज़म है शेख हसीना वाजिद। 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि जिस वक्त बांग्लादेश बनाया गया तो उसके जो बानी थे और जो उसके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी थे, उनका नाम था
शेख मुजीबुर रहमान, ये उनकी साहबजादी हैं और इस वक्त बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर भी हैं। ये इस वक्त बांग्लादेश के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हमीद, और ये बांग्लादेश का फ्लैग है और इसके कैपिटल का नेम है ढाका। अच्छा, ढाका मसाजिद के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है कि दुनिया की बेहतरीन और ख़ूबसूरत मसाजिद इस शहर में मौजूद हैं। यहाँ पिक्स में आपको ढाका की कुछ खूबसूरत मसाजिद दिखाई दे रही होंगी, और इंटरनेशनल लेवल पे ढाका को मसाजिद का शहर कहा जाता है। अच्छा, अब इसको वन बाय वन इसके सारे पॉइंट्स को रीड करते जाते हैं। पहले पॉइंट की हेडिंग बना लीजिए, बांग्लादेश को तस्लीम करना। साथ साथ रीडिंग भी करते हैं। पाकिस्तान ने 1974 में लाहौर में दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के मौका पर बांग्लादेश को तस्लीम किया। सेकेंड पॉइंट की हेडिंग बनाइए, मुख्तलिफ मुआहदात। जुलाई 1976 में ढाका में दोनों ममालिक के दरमियान जहाज़रानी, बैंकिंग और टेली मवासिलात के शोबों की बेहतरी के लिए मुख्तलिफ मुआहदात हुए। 1971 में बांग्लादेश बना था, लेकिन 1974 में पाकिस्तान ने जब सेकेंड इस्लामिक समिट हुई थी OIC की, उस मौका पर इसको तस्लीम किया था, और उसके बाद इनके दरमियान मुख्तलिफ मुआहदात फिर होते चले गए। नेक्स्ट पॉइंट की हेडिंग लिखिए, सार्क का पहला इजलास। ये साइड पे आपको नज़र आ रहा है, फर्स्ट डे कवर और फर्स्ट सार्क समिट ढाका। 1985 में सार्क का पहला सरबराही इजलास और 1993 में सार्क का 7वां सरबराही इजलास बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में मुनक्किद हुआ। इनमें सार्क ममालिक के दरमियान तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए बहुत से इक़दाम उठाए गए। वेरी फर्स्ट सेशन था ये, क्योंकि 1985 में ही इसकी बुनियाद रखी गई थी। अगले पॉइंट की हेडिंग बना लीजिए, ट्रैक्टर मुआहदा। 1993 में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान एक मुआहदा तय पाया, जिसकी रूह से पाकिस्तान आइंदा 2 बरसों में बांग्लादेश को 300 ट्रैक्टर मुहैया करेगा, और पाकिस्तान ने 94 और 95 तक ये ट्रैक्टर प्रोवाइड भी कर दिए थे बांग्लादेश को। इसके अलावा इन दोनों ममालिक में मजीद किन शोबों में ताउन जारी रहा, उसके बारे में देख लेते हैं। 2005 में सार्क की 13वीं सरबराही कॉन्फ्रेंस ढाका में मुनक्किद हुई, जिसमें बांग्लादेश की वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया को अगले साल के लिए सार्क की चेयरपर्सन मंतखब किया गया। इस इजलास में पाकिस्तान ने मुतनाज़ अमूर हल करने पर जोर दिया और इलाकाई मुस्तक़बिल की तामीर के लिए कश्मीर के मसले के हल को नागुज़ीर करार दिया। नागुज़ीर का मतलब आप जानते हैं कि जिसके बगैर गुजारा नहीं, यानी जो लाजमी हल होना चाहिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान खेलों के मुकाबले होते रहते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत को मज़ीद फ़रोग़ दिया जा रहा है। सार्क के प्लेटफॉर्म से दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी है। ये आपको पिक दिखाई दे रही है खालिदा ज़िया की। ये खालिदा ज़िया कौन है? आपने अभी पीछे ज़ियाउर रहमान साहब की पिक देखी, जो बांग्लादेश के 1980 में प्राइम मिनिस्टर थे। ये उन्हीं की मिसेस हैं, और ये 2005 में फिर बांग्लादेश की एक तो प्राइम मिनिस्टर भी थी और मज़ीद सार्क की चेयरपर्सन भी इलेक्ट हो गई थी। अगला सार्क कंट्री देख लेते हैं। एक कंट्री हमारा हो गया पाकिस्तान और बांग्लादेश। अब दूसरे कंट्री की तरफ चलते हैं, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये आपको श्रीलंकन प्रेसिडेंट दिखाई दे रहे हैं, गोताबाया राजापाक्सा, और ये श्रीलंकन फ्लैग है। इसका दारुल हुकूमत कोलंबो है। साथ साथ इनके कैपिटल्स को भी ज़रूर नोट कीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ और आपको बताती चलूँ कि सरांदीप का इसका पुराना नाम है श्रीलंका का, और इस खित्ते में जब सबसे पहले इस्लाम मुतारिफ़ हुआ था, तो चूँकि ये समुंदर में जजीरों के तौर पर है, जजीरा नुमा मुल्क है, तो सबसे पहले सरांदीप में ही मुसलमान आए थे, और यहाँ पे मुसलमान ताजिरों ने इस्लाम को इंट्रोड्यूस कराया था, और इस तरह इसी खित्ते से इस्लाम की शुआएँ जो हैं श्रीलंका से ही इस खित्ते में फैली हैं। श्रीलंका का तारुफ देख लेते हैं। पहली हेडिंग लिख लीजिए अपनी बुक पर। पॉइंट नंबर 1 है श्रीलंका का तारुफ। श्रीलंका एक जजीरा नुमा मुल्क है जो चारों तरफ से समुंदर में घिरा हुआ है। ये अभी मैप में आपने देखा था कि ये इंडिया के साउथ में है, एक टीयर की शेप में है, और इसको टीयर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है।
यहाँ का अहम ज़रिया आमदन माहीगीरी है, क्योंकि समुंदर में है तो लोग ज़्यादातर फ़िशिंग करते हैं। श्रीलंका में चाय, नारियल और रबड़ अहम है, इसलिए ये मुल्क की नशिया को बरामद करके काफ़ी ज़र मुबादला कमाता है। श्रीलंका में सिन्हाली और तामिल नस्लें आबाद हैं और दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। यहाँ तामिल और सिन्हाली ज़बानें बोली जाती हैं। तामिल बेसिकली मुस्लिम है, मुस्लिम तामिल टाइगर्स, और श्रीलंका ने एक बड़ा अरसा इन दोनों के दरमियान लड़ाई में देखा है, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह श्रीलंका में भी काफ़ी अमन है। अब दहशतगर्दी इतनी ज़्यादा नहीं है, इनके दरमियान सुलह हो चुकी है। और बेसिकली ये दो ही यहाँ पर नस्लें हैं और इन दोनों की अलग अलग ज़ुबानें हैं और इनकी नस्लों के हवाले से ही इनकी ज़बानों के नाम भी हैं, तामिल और सिन्हाली। यहाँ आपको पिक दिखाई दे रही है, ये रबड़ का दरख्त है, इसमें कट लगाया गया है। इसके दरख्त ऐसे ही होते हैं, इनको कट लगाया जाता है, साथ यहाँ पर बर्तन बांध दिए जाते हैं और इस तरह रबड़ को इकट्ठा किया जाता है। ये चाय के बागात दिखाई दे रहे हैं, चाय के पत्ती बागात में से ये पत्ते चुने जा रहे हैं, इनको बाद में केमिकल्स के थ्रू और इंडस्ट्री में ले जाकर चाय तैयार कर ली जाती है। ये नारियल, आपको कच्चा नारियल दिखाई दे रहा है, इसके भी श्रीलंका में बहुत ज़्यादा बागात हैं। अगली हेडिंग नोट कीजिए, सार्क इजलास 1991। रीडिंग भी कर लेते हैं। सार्क का छठा सरबराही इजलास 1991 में श्रीलंका के शहर कोलंबो में मुनक्किद हुआ। इस इजलास में एशिया में तखरीबकारी और तशद्दुद के बढ़ते हुए रुझानात पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। इस दौरान असल में ये पूरा जो रीजन था ये दहशतगर्दी का शिकार होना शुरू हुआ था। ख़ास तौर पर श्रीलंका में बहुत ज़्यादा तकरीबकारी थी, तामिल और टाइगर्स और ये सिन्हाली आपस में बरसरे पैकार रहा करते थे, तो इसी हवाले से यहाँ पर इस बात पर बातचीत की गई। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने भी इस खित्ते में पायदार अमन के क़याम, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की पाबंदी और एटमी हथियारों के ख़ात्मे की तजावीज़ दी। अगली हेडिंग लिखिए, सार्क इजलास 1998। 1998 में सार्क का 10वां सरबराही इजलास भी श्रीलंका के शहर कोलंबो में मुनक्किद हुआ, जिसमें सार्क ममालिक ने गुर्बत के खात्मे और बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने पर जोर दिया। बेसिकली ये तंजीम इन्हीं मकासद के लिए कायम हुई थी, तो जब भी यहाँ पर सरबराही इजलास हुए तो इनमें इन्हीं मसाइल को डिस्कस करते हुए इनके बारे में पॉलिसीज़ बनाई गई। इसके अलावा पाकिस्तान और श्रीलंका में मज़ीद 3 शोबों में ताउन जारी रहा। सार्क तंजीम के तहत 2008 में सार्क का 15वां इजलास श्रीलंका में ही मुनक्किद हुआ, जिसमें रुकन ममालिक की तरफ से तवानाई, माहौल, पानी के वसाइल, सयाहत, सकाफत, तिजारत, साइंस और टेक्नोलॉजी और तालीम वगैरह के शोबों में एक दूसरे के साथ ताउन करने के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की गई। सयाहत के हवाले से बता दी चलूँ कि एडम्स पीक श्रीलंका में बहुत फेमस है। कहा जाता है कि हज़रत आदम को जिस वक्त दुनिया में उतारा गया तो सबसे पहले वो श्रीलंका में उतारे गए, वहाँ उनके पाँव का निशान भी बताया जाता है। तो इस हवाले से, सयाहत के हवाले से श्रीलंका में टूरिज़म इंडस्ट्री काफ़ी तेज़ी से काम कर रही है। अगली हेडिंग नोट कीजिए, आज़ाद तिजारत मुआहिदा। 2010 में पाक श्रीलंका आज़ाद तिजारत का एक मुआहिदा हुआ, जिसके तहत दोनों ममालिक ने दो तरफ़ा तिजारत को मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। श्रीलंका के सदर का दौरा पाकिस्तान। श्रीलंकन प्रेसिडेंट 2015 में पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे। 2015 में श्रीलंका के सदर ने पाकिस्तान का दौरा किया और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मुलाकात की। इस मौका पर पाकिस्तान और श्रीलंका ने दिफा, एटमी तवानाई, मनशियात की स्मगलिंग रोकने, बहरी तिजारत और खेलों के शोबों में ताउन समेत मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत हुए। ये पाकिस्तान और श्रीलंका के आपस में रिलेशनशिप की बात हो रही है। यहाँ पे आपको एक सीन दिखाई दे रहा है, ये 2015 में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, उनके बिहाफ पर इनके कैबिनेट मिनिस्टर साइन कर रहे हैं और ये श्रीलंकन प्रेसिडेंट हैं, उनके बिहाफ पर उनके कैबिनेट मिनिस्टर इन समझौतों पर सिग्नेचर्स कर रहे हैं। इस दौरे के बाद नेक्स्ट जो विज़िट था वो हमारे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का श्रीलंका का था।
2016 में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने श्रीलंका का दौरा किया। इस दौरे के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों और याददाश्तों पर दस्तखत हुए। मौजूदा दौर में पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मुख्तलिफ सकाफती, सियाहती और तिजारती वफूद का तबादला होता रहता है। ये जब हमारे प्राइम मिनिस्टर श्रीलंका गए थे तो ये वहाँ की एक मुलाकात का मंजर है। साक के हवाले से नेक्स्ट कंट्री का पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात का जायज़ा देखते हैं कि पाकिस्तान और नेपाल। ये नेपाल की प्रेसिडेंट हैं बुद्धिया देवी, जो इस वक्त रिसेंट करंट प्रेसिडेंट हैं, और ये नेपाल का फ्लैग है और जो इसका कैपिटल है उसका नाम है खटमंडू। इसका फ्लैग थोड़ा सा डिफरेंट है। अमूमन पूरी दुनिया के जो फ्लैग हैं वो रेक्टेंगुलर शेप में है। ये वाहिद फ्लैग है जो इस तरह हिल पीक्स बना हुआ है, पीक्स की सूरत में है। इसकी एक अहम वजह ये बताई जाती है, सामने आती है कि अगर आप नोटिस करें कि कश्मीर हिमालय पहाड़ में वाक़ है, कश्मीर से ही हिमालय पहाड़ पाकिस्तान से चलते हुए हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान के भी आप देखें नॉर्थ में नेपाल और भूटान वाक़ हैं, तो ये भी चूँकि हिमालय पहाड़ में ही वाक़ है कंट्री, इसलिए यहाँ पर ये पहाड़ का इन्होंने अपने फ्लैग को साइन दिया। और यहाँ पे चूँकि ये बेसिकली एक हिंदू स्टेट थी, दुनिया की वाहिद हिंदू स्टेट थी। 2008 में एक मैसेकर हुआ जिसमें इनके पूरे शाही ख़ानदान का कत्लेआम हुआ, और उस कत्लेआम के बाद यहाँ पर जमहूरियत की दागबेल डाली गई और इस वक्त वहाँ पर जमहूरी निज़ाम काम कर रहा है। नेपाल का तारुफ देख लेते हैं। नेपाल पहाड़ी इलाके पर मुश्तमिल मुल्क है। इस मुल्क की आमदन का बड़ा ज़रिया सियाहत है। बेसिकली बड़ा गरीब मुल्क है। ज़्यादातर इस टूरिज़म इंडस्ट्री पे फ्लरिश कर रही है। इसकी जितनी भी आमदन होती है वो भी ज़्यादातर टूरिज़म की बुनियाद पर है। दुनिया की सबसे बड़ी पहाड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल ही में वाक़ है। ज़्यादातर लोग जो हैं वो नेपाल ही की साइड से माउंट एवरेस्ट को फतह करने की कोशिश करते हैं। माउंट एवरेस्ट को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं। ये माउंट एवरेस्ट आपको दिखाई दे रही है, वे टू एवरेस्ट। ये यहाँ पर आपको जो क्लाइंबर्स हैं वो माउंट एवरेस्ट को फतह करते दिखाई दे रहे हैं, उसके ऊपर चढ़ रहे हैं। ये समीना बेग हैं पाकिस्तान की, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को कंकर किया था और इन्होंने फिर पाकिस्तान का फ्लैग वहाँ पर लगाया था। नेक्स्ट हेडिंग नोट कीजिए, तीसरा सरबराही इजलास। 1987 में साक का तीसरा सरबराही इजलास नेपाल के दारुल हुकूमत खटमंडू में मुनक्किद हुआ। इस इजलास में बात खुलकर सामने आ गई कि भारत के अलावा बाकी 7 ममालिक के दरमियान कामिल हम फिक्री और हम आहंगी पाई गई। साक ममालिक में खुराक के बहरान के मुकाबले के लिए मुख्तलिफ इक़दामात पर इत्तफाक किया गया। अगर आपके जहन में मैप हो तो आप ये नोटिस करेंगे कि भारत सबसे बड़ा मुल्क है, बाकी सारे ममालिक जो हैं वो तकरीबन छोटे छोटे मुल्क हैं और वो भारत ही के आसपास मौजूद हैं। तो यहाँ पर इस वक्त ये नोटिस किया गया कि भारत का बिहेवियर बाकी ममालिक के साथ डोमिनेटिंग था और इस चीज़ को बाकायदा साक की सरबराही कॉन्फ्रेंस में डिस्कस भी किया गया। नेपाल कॉन्फ्रेंस 2002 में साक की 11वीं सरबराही कॉन्फ्रेंस नेपाल के दारुल हुकूमत खटमंडू में मुनक्किद हुई। इस इजलास में इक्तिसादी ताउन, गुर्बत के खात्मे, सेहत और माहौलियात में ताउन, इत्तलाआत, समाजी तरक्की और दहशतगर्दी के खात्मे के बारे में करारदाद पास की गई। उस वक्त जिन मसाइल से ये ममालिक दो चार थे, इन तमाम मसाइल को सामने रखकर फिर इनसे निमटने के लिए स्ट्रैटेजीज को प्लान आउट किया गया था। नेक्स्ट हेडिंग नोट कीजिए, साक डेवलपमेंट फंड का क़याम। 2014 में साक की 18वीं सरबराही कॉन्फ्रेंस नेपाल में मुनक्किद हुई, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर मुश्तरका एलामिया जारी किया गया, जिसमें रुकन ममालिक के साथ इलाकाई और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने और साक डेवलपमेंट फंड के क़याम पर इत्तफाक किया गया। रुकन ममालिक ने तवानाई की शराकत के मुआहदे पर भी दस्तखत किए। ये 18 साक समिट आपको दिखाई दे रही है, खासी सक्सेसफुल समिट थी ये। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दौरा नेपाल 2018।
2018 में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने नेपाल का दौरा किया। इस मौका पर पाकिस्तान और नेपाल के वज़राए आज़म ने तिजारत, दिफा और सकाफ़त के शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। तो यहाँ पर आप कट कर दें। ये 2018 में नया इलेक्शन हुआ था। उससे पहले इलेक्शन होने से पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे वो आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, शाहिद खाकान अब्बासी, और ये नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं। साग के ही हवाले से हम नेक्स्ट कंट्री को रीड करते हैं, पाकिस्तान और मालदीव। इसको इंग्लिश में मालदीव्स भी कहा जाता है, MALDIVES, क्योंकि बहुत ज़्यादा जज़ायर पर मुश्तमिल है तो इसको मालदीव्स कहा जाता है। ये सदर हैं, इनके सदर इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। ये मालदीव का फ्लैग है और इनके दारुल हुकूमत का नाम है माले। मालदीव का तारुफ देख लेते हैं, नोट कर लें इसका पहला पॉइंट, मालदीव का तारुफ। मालदीव बहर हिंद में वाक़े 1000 से ज़ायद जज़ायर पर मुश्तमिल एक मुल्क है। पीछे मैप में हमने नोटिस किया था, चेक किया था इसको, कि ये इंडिया के साउथ में वाक़े है। इंडिया के साउथ ईस्ट की तरफ अगर आप देखें तो आपको श्रीलंका नज़र आएगा एज अ टियर ऑफ वर्ड, जबकि बिल्कुल साउथ में डीप सी में जाकर देखें इंडियन ओशन में तो वहाँ छोटे छोटे डॉट की सूरत में मालदीव यानी जज़ायर की सूरत में वहाँ पर आबाद है ये मुल्क। और इसके जो जज़ायर हैं वो तकरीबन 1000 से ज़ायद जज़ायर हैं। यहाँ के अवाम का अहम पेशा माहीगीरी है, समुद्र में रहते हैं तो मेजॉरिटी जो है वो फ़िशिंग करती है। माले इसका दारुल हुकूमत है। यहाँ से घूंगे और सीपियाँ इकट्ठी करके दूसरे ममालिक को भेजी जाती हैं। इसके जो घूंगे और सीपियाँ हैं, इसकी यानी जो कोरल्स हैं, घूंगे और जो सीपियाँ हैं इसकी, वो सी शेल्स बेहद खूबसूरत हैं और वहाँ तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो ही आप इसको लेकर आते हैं बाय एयर या बाय शिप, किसी भी तरह आप इसको शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं अपने मुल्क में लाने के लिए, तो यहाँ पर खासे टैक्स आपको लगाए जा सकते हैं। ये मालदीव से हासिल होने वाले कुछ सीशेल्स की आपको पिक्स दिखाई दे रही हैं, बहुत खूबसूरत सीशेल्स हैं। इसके अलावा भी इससे ज़्यादा खूबसूरत भी सीशेल्स वहाँ पर पाए जाते हैं। सार्क कॉन्फ्रेंस 1990s की अलग नेक्स्ट हेडिंग नोट कर लीजिए। 1990 में सार्क की 5वीं सरबराही कॉन्फ्रेंस मालदीव के दारुल हुकूमत माले में मुनक़िद हुई। मेज़बानी के फ़राइज़ मालदीव के सदर ने अदा किए। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने की। इस इजलास में कुवैत से इराक़ की फ़ौज की वापसी और स्मगलिंग की रोकथाम पर जोर दिया गया। नेक्स्ट हेडिंग नोट कीजिए, 9वीं और 17वीं कॉन्फ्रेंस। 1997 में सार्क की 9वीं सरबराही कॉन्फ्रेंस मालदीव में हुई, जिसमें रुकन ममालिक को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल के हल पर जोर दिया गया। सार्क की 17वीं सरबराही कॉन्फ्रेंस भी 2011 में मालदीव में मुनक़िद हुई। रुकन ममालिक ने मुश्तरका एलामिया में अमन, इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और ग़ुरबत के ख़ात्मे का अज़्म किया। ये 17th सार्क समिट अद्दू सिटी में हुई थी मालदीव के 2011 में, और ये आपको इसका पूरा सीन दिखाई दे रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दौरा मालदीव। 2015 में मालदीव के सदर पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं। 2017 में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने मालदीव का दौरा किया। इस दौरे के दौरान दोनों ममालिक ने तिजारत, तालीम और सयाहत समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए मुफ़ाहमत की कई याददाश्तों पर दस्तखत किए। पाकिस्तान और मालदीव के दरमियान मुख्तलिफ अशिया की तिजारत होती रहती है। ये 2017 का विज़िट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का मालदीव का, और ये आपको मालदीव के प्रेसिडेंट दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान और भूटान, ये सार्क कंट्रीज़ के हवाले से हमारा लास्ट कंट्री है। ये भूटान के प्रेसिडेंट हैं लूते शेरिंग, डॉक्टर हैं, और ये इनका फ्लैग है, इस पर ड्रैगन बना हुआ है। दारुल हुकूमत का नाम है थिम्फू। भूटान का तारुफ देख लेते हैं, नोट कर लीजिए फर्स्ट हेडिंग।
भूटान एक पहाड़ी मुल्क है, ये भी नेपाल से आगे कोहे हिमालय ही चलता हुआ पहाड़ी सिलसिला यहाँ भी पहुँचा हुआ है, और भूटान भी इसी तरह पहाड़ों पर वाक़ एक मुल्क है। इसके दारुल हुकूमत का नाम थिम्फू है। भूटान में जंगलात ज़्यादा हैं, लोग लकड़ी काट कर रोज़ी कमाते हैं। ज़्यादातर आबादी वादियों में रहती है। पहाड़ हैं तो पहाड़ों के दरमियान जहाँ छोटी छोटी वादियाँ बनी हुई हैं, इसी तरह लोगों के कबाइल आबाद हैं। भेड़ बकरियाँ पालना भी एक अहम पेशा है। भूटान की सरकारी ज़बान ज़ोंघा है। ये आपको ये भेड़ बकरियाँ पालने का एक मंजर दिखाई दे रहा है। ये भूटान के लोग हैं और ये कसरत से भेड़ बकरियाँ पालने का पेशा अपनाए हुए हैं। ये आपको भूटान के कुछ मनाजिर दिखाई दे रहे हैं। ये देखें, ये पहाड़ों के साथ साथ इन्होंने घर कंस्ट्रक्ट कर रखे हैं। बेसिकली एक पहाड़ी मुल्क है। ये पीछे ये सारा हिमालय है और इसी तरह के घर बने हुए हैं। शदीद ठंड का मौसम होता है भूटान में। भूटान के सदर का दौरा पाकिस्तान। 2011 में भूटान के सदर ने पाकिस्तान का दौरा किया और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी सियाहत और तिजारत को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया। साथ के दायरा कार के लिहाज से पाकिस्तान के भूटान के साथ काफ़ी करीबी ताल्लुकात इस्तवार हो चुके हैं। पाकिस्तान और भूटान के दरमियान मुख्तलिफ तिजारती और सकाफ़ती वफ़ूद का तबादला होता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिए, थिम्फू कॉन्फ्रेंस 2010। थिम्फू भूटान ही का कैपिटल है, वहाँ ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। 2010 में सार्क की 16वीं सरबराही कॉन्फ्रेंस भूटान के दारुल हुकूमत थिम्फू में मुनक्किद हुई। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर मुश्तरका एलामिया जारी किया गया, जिसमें गुर्बत के ख़ात्मे, दहशतगर्दी और माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए मौसर इक़दामात करने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। ये 16th सार्क समिट जो भूटान में हुई थी 28-29 अप्रैल 2010, इसकी ये आपको मंजर दिखाई दे रहा है। इसमें सारे उस वक्त के सरबराहान बैठे हुए हैं। ये पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर ममालिक कंप्लीट हो जाते हैं। बुक में भूटान और मालदीव, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश ममालिक दिए गए हैं। लेकिन अगर आपको ओवरऑल क्वेश्चन आता है पाकिस्तान के सार्क ममालिक से ताल्लुकात बयान करें, तो फिर आपने उन 5 ममालिक के साथ भारत और अफ़गानिस्तान के साथ भी आपने ताल्लुकात बयान करने। 8वां मुल्क खुद पाकिस्तान है। इस तरह पाकिस्तान के बाकी 7 ममालिक के साथ ताल्लुकात आप बयान करेंगे तो ही आपका जवाब मुकम्मल होगा। लेकिन आपको इसको फुल फ्लैज लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब आप भारत और अफ़गानिस्तान का जिक्र करें तो वहाँ से आप पॉइंट्स को स्किप करके भी लिख सकते हैं। वहाँ आप सार्क के हवाले से जो पॉइंट्स हैं, सिर्फ जो सार्क के हवाले से पॉइंट्स भारत और अफ़गानिस्तान में दिए गए हैं, आपने वो नोट करना है। टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अब हमारा करने का काम क्या है, हमारी असाइनमेंट क्या है इस लेक्चर के हवाले से। पाकिस्तान के सार्क ममालिक के साथ ताल्लुकात बयान करें। ये मैंने आपको बता दिया कि आपका जो स्टार्ट में सारा क्वेश्चन है ये सार्क ममालिक के साथ ताल्लुकात में आ जाएगा। इसमें लाजमी नहीं है कि आप सार्क के साथ मकासद और इसकी तंजीम के जो अहम शोबों का तयन है वो भी लिखें। इसमें बेसिकली आपने सारे ममालिक के साथ ताल्लुकात को बयान करना है, लेकिन लिख दें तो वेल एंड गुड, आपका सवाल ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। एग्जामिनर के पास चांस ही नहीं होगा कि वो किसी भी बात को बुनियाद बनाकर आपका आंसर डिडक्ट कर सके। तो बेहतर यही है कि आप सारे का सारा याद कर लें। लेकिन आपने अगेन मैं दोबारा बता रही हूँ कि आपसे ओवरऑल भी क्वेश्चन आ सकता है। इसमें फिर आप सारे इन 5 ममालिक के अलावा भारत और अफगानिस्तान का जिक्र भी करेंगे, लेकिन आपसे अलग अलग किसी एक स्पेसिफिक कंट्री के साथ भी पाकिस्तान के ताल्लुकात पर सवाल पूछा जा सकता है। फिर आपने उस कंट्री के हवाले से सारे पॉइंट्स लिखने। इसलिए जब आप याद करें तो इसको फुल फ्लैज तमाम पॉइंट्स को अच्छी तरह जहन नशीन करें। फिर इसमें बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs बनते हैं और पेपर में आ भी जाते हैं, तो आपने उन सबको भी अच्छी तरह याद कर लेना, एक दफ़ा दोहरा लेना है। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले लेक्चर के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह ताला से ढेरों दुआओं के साथ आपके और अपने लिए और हम सब के लिए फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।